हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग आज के सेशन के लिए अच्छे से रेडी होंगे और अपने से पहले वाला सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। याद रखिएगा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए छोटा सा टास्क है। जी हाँ, अगर आपने पहले पढ़ लिया है या सीरीज को सुन लिया है पार्ट फर्स्ट को, तो याद रखिएगा आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को आप राइटिंग में प्रैक्टिस करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं आपसे, ठीक है? आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। What is corporate governance and how it is advantageous? Of course, कैसे ही advantageous है, ठीक है? So what is corporate governance and how it is advantageous to corporates? तो इसके छोटे से क्वेश्चन के ऊपर आपके छोटी सी ड्राफ्टिंग करनी है और क्या करना है, एनआरके 9 के कॉन्टैक्ट नंबर पे, ऑफ कोर्स एनआरके 9 के व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे उस अपने पैराग्राफ को जिसपे भी जितना भी आप लिखते हैं उसको आप सेंड कर दीजिएगा आपके, ऑफ कोर्स आपके आंसर शीट की कॉपी को। आपके आंसर्स को यहां मैं कंसीडर करूंगा एंड डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि कहां गड़बड़ी आपसे हुई है, कहां नहीं है। तो ड्राफ्टिंग इंप्रूव करेंगे यहां से। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस हम कंटिन्यूस बेसिस पे करेंगे, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है? सो डियर ऑल, पे अटेंशन। देखिए, हमने इससे पहले वाले सेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, जिसमें मैंने बताया था कॉर्पोरेट मींस बॉडी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस गाइडलाइंस, ठीक है? अब गाइडलाइंस रिलेटेड टू व्हाट? गाइडलाइंस किससे रिलेटेड होंगी? गाइडलाइंस किससे रिलेटेड होंगी? समझो ध्यान से। लॉ, प्रोसीजर, सिस्टम, पॉलिसीज, ये सब मिला के हम क्या बता रहे हैं कि एक एंटिटी को ना फॉलो करने होंगे ताकि एक एंटिटी के साथ में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। मेरे बच्चों वापस बोल लीजिएगा, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है? एंड we know that very well the heart of corporate governance is what? Disclosures, transparency. Disclosures कैसे? Disclosures आपको टाइमली बताना पड़ेगा। क्वार्टर कंप्लायंस, अगर लेटेस्ट लिस्टेड एंटिटी है तो क्वार्टर कंप्लायंसेस, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस एंड एनुअल कंप्लायंसेस थ्रू। सेम हमने डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, ये नोट, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सो ये हमने आपसे डिस्कस किया था पहले वाले सेशन में। अब यहां पर हम लोग एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सर एलिमेंट्स तो सर आपने दिखाया सर बहुत सारे, सर हमने मॉड्यूल में पहले तक चेक कर लिया है सर, बहुत सारे एलिमेंट्स सर, हम कैसे करेंगे? अभी के अभी याद करेंगे। याद रखिएगा, ये इस सेशन के अंदर ना आपके लिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। प्रॉब्लम कई बार कुछ स्टूडेंट्स को आता है कि सर आपने ये तो कह दिया कि हम समझ के लिखेंगे, बट सर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट से हूं या मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से हूं और मुझे ड्राफ्टिंग मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, भले ही मैंने सर एग्जीक्यूटिव पास कर लिया है। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ड्राफ्टिंग का मीनिंग यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके पास वोकैब्स का जो वर्ड बैंक है ना आपका, वो बहुत इंप्रूव होना चाहिए। तो यहां पर आपके लिए कीवर्ड सिलेक्ट किया गया है। वन बाय वन मैं आपको टॉपिक पे डिस्कस करूंगा ताकि आपके लिए इजी हो समझना। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। स्कोप या एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो बड़े ध्यान से समझना, जब बोल रहे हैं स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हम यहां कहना चाह रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा, ध्यान सुनना मेरे पॉइंट्स को पहले, ठीक है? कि बोर्ड के रोल एंड पावर क्या होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल्स एंड पावर क्या होंगे। रोल्स को आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। लेजिस्लेशन, एक एंटिटी किस लॉ के अंदर रेगुलेट होती है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है? मैनेजमेंट एनवायरमेंट, भाई राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉय होने चाहिए। सेटिंग अप आपको करना होगा, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? सो आई विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन, बट आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। तो रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रोल ऑफ एंड पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकंड हमने डिस्कस किया, हम बोल रहे हैं लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट एनवायरमेंट, बोर्ड की स्किल्स, किस तरह का बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड की इंडिपेंडेंस, बोर्ड की इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, बोर्ड मीटिंग्स। सो ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो एलिमेंट्स को जब हम पढ़ेंगे, याद रखेंगे, एलिमेंट्स के पॉइंट को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। जब हम बोलते हैं एलिमेंट्स, तो हम बोल रहे हैं यहां पर क्या मेरे बच्चों, जब हम बोल रहे हैं एलिमेंट्स ना, तो एलिमेंट्स का यहां पे मतलब क्या हो गया? स्कोप, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां कहां होना जरूरी है और कहां कहां होता है, ठीक है? लेट्स टेक दिस फर्स्ट। बोलता है रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन उन्हें अपॉइंट कर रहा है। आप जानते होंगे शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर रहे हैं, और वो शेयर होल्डर जिन्होंने अपॉइंट किया है उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है ताकि उस ऑब्जेक्टिव को, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव को ये मैनेजमेंट जो है, जी हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसे कैरी कर सके। सो यहाँ पे याद रखिएगा, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि इजीली एग्जाम के टाइम पे ग्रैब कर सकें। तो रोल एंड पावर ऑफ द बोर्ड में कहता है, यू नो व्हाट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर आपको फटाफट से बता दूं, आप लोगों को याद होंगे, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, ये सब मतलब कौन है? ये हमारा स्टेक होल्डर्स है। तो कहते हैं कि कंपनी और स्टेक होल्डर के बीच जो इंटरफेस, इंटरैक्शन जो हो रही है वो किसके थ्रू होगी? बोर्ड के थ्रू। डायरेक्टर आर इलेक्टेड बाय शेयरहोल्डर्स, ये भी हम अच्छे जानते हैं, एंड रिप्रेजेंट देम एंड टास्क
वो मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब आप जानते हैं कि बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग में क्या करते हैं वो लोग, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फर्दर कहता है सच कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, किन किन को कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट, लाइक कंपनी के सीएस की अपॉइंटमेंट करनी है तो कौन करेगा, या कंपनी के सीएफओ की अपॉइंटमेंट करनी है तो कौन करेगा। तो ये लोग कौन करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, जनरली आप ध्यान से देखें तो शेयर होल्डर्स, क्लियर एकदम। फिर एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन क्या होगा, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, ये कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑलराइट, now in some instances board obligations stretch beyond the financial optimization. One shareholders resolution call for certain social and environmental concern to be prioritized. अब बेटा shareholder resolution call for certain social and environmental concern, certain social and environmental concern। कब कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्या, आपने देखा होगा कि कुछ पावर जो कि डेलीगेट की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और कुछ पावर जो डेलीगेट की गई है सिर्फ शेयर होल्डर्स को। तो कई बार ऐसे कोई सोशल एनवायरमेंटल जो कंसर्न होंगे वहां पर उनकी बिना अप्रूवल आप किन के, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बिना आप नहीं कर सकते। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखो, हमने पहले क्या देखा, रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर कह रहे हैं हम लोग जनरली के इंटरफेस बिटवीन द कंपनी, जो एक इंटरफेस का मतलब इंटरैक्शन कंपनी के बीच और स्टेक होल्डर के बीच इंटरैक्शन होगा किसके थ्रू का, बोर्ड की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर। देख अब ये जो अपॉइंटमेंट बोर्ड की है, देख क्या करेंगे, दे विल टेक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस। ऑलराइट, now the board's main function is primarily responsible to ensure value creation for its stakeholders, and absence of clearly designated role and powers that weaken the accountability and mechanism and threatens the achievement of organizational goals। देखिए एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मेरी रोल या मेरी पावर्स क्या हैं तो आप समझे अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके खुद का एक रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। एंड सपोज इन एब्सेंस ऑफ, मुझे पता ही नहीं कि मेरा रोल क्या है, मेरी पावर्स क्या है, ठीक है, इन दैट केस मैं अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बनेगी। अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी तो क्या गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होगी, आंसर इज नो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल एंड पावर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऑलराइट, therefore the foremost requirement of good governance is that the clear identification of power, roles and responsibilities and accountability of the board की क्या बनेगी, प्लस सीईओ की, चेयरमैन की कैसे बनेगी, ठीक है। एंड ये कहां लिखा होना चाहिए, बोर्ड चार्टर में। बोर्ड चार्टर का मतलब एक डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया जाएगा एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऑलराइट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर लिस्टेड एंटिटी है और बोर्ड मीटिंग हो रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है। ऑलराइट, तो पहला हमने बहुत सिंपली समझा, फर्स्ट स्कोप क्या देखा हमने, एलिमेंट का कंसिडर किया है, रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड। ऑलराइट, ये देखो अभी पॉइंट सारे याद करने बोल के, रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, ठीक है सर। एग्जाम में आएगा तो बताया ना अभी, कीवर्ड्स ना, इन कीवर्ड्स को ही समझना, इसको ही लिखना है। कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज हो सकती है, आप अगर रिसर्च करने बैठोगे ना उसके ऊपर आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिलेगा, बट सबका कंक्लूजन यही बात निकल के आएगी। ऑलराइट, तो आपके आंसर्स में कंक्लूड होना चाहिए बात की, हाँ क्या मीनिंग क्लियर हो। लेजिस्लेशन, अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिएगा आपकी कंपनी एक सपोज इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपके लिए क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरे को कौन कौन से कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना है। अगर यही मेरी इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है तो मुझे सेबी की भी गाइडलाइंस माननी पड़ेगी, प्लस मुझे IRDA का भी मापना सुनना पड़ेगा। तो ये क्या लेजिस्लेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगियस। Clear and unambiguous legislations and regulations are fundamental to effective corporate governance। अगर ये पता होगा कि देखिए समझेगा, आपकी कंपनी अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना। वापस सुनेगा, अगर आपकी कंपनी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना। बट इन सर्टेन केसेस कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं, लाइक मान लीजिए स्पेसिफिक कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्क कर रही है, तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाए। क्लियर हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्लियरली पता होना चाहिए आपके लेजिस्लेशंस, आप पे एप्लीकेबल होने वाले लॉज कौन कौन से हैं, तभी आप एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने याद किया यहां पर रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, सेकंड हमने सोचा यहां पर क्या, लेजिस्लेशन, थर्ड वन इज मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में कहता है कि आपकी कंपनी के ना ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए ना, ये क्लियर होना चाहिए। कंपनी चाहती क्या अचीव करना,
कंपनी ने किस पर्पस से अपने इस बिजनेस को कैरी कर रही है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। देखिए जब तक आपको पता ही ना, फॉर एग्जांपल आप सीएस स्टूडेंट हैं, आप सीएस तो कर रहे हैं, बट सपोज आप लाइफ में कुछ और अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ और चाहते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, आपकी ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, या आपको यही नहीं पता मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आप अचीव कर पाएंगे? आंसर इज नो। ऐसे ही कॉर्पोरेशन के केसेस में भी पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सेटअप व्हाट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्रोप्रिएट एथिकल फ्रेमवर्क। अब आपको ऑब्जेक्टिव पता है, मान लीजिए आपको पता है कि मेरे को सीएस बनना है, बट सीएस बनने के साथ साथ आपके को एथिकल प्रैक्टिसेस करनी है, एग्जाम में जा रहे हैं चीटिंग नहीं करना है, कोई ऐसा कई लोग बच्चा लोग करता है कि ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, डमी ट्रेनिंग कर रहा है, नहीं, ये एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव हो, साथ में बताओ कि एथिकल फ्रेमवर्क क्या है। थर्ड कहता है एस्टैब्लिशिंग अ ड्यू प्रोसेस प्रोवाइडिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस किस का क्या क्या रोल बनेगा, हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, अकाउंटिंग नहीं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लियर है यहां पर। लाइक एग्जांपल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को कंपाइल किया जा रहा है, कह रहा है वो क्लियरली पता होना चाहिए। इंप्लीमेंटिंग साउंड बिजनेस प्लानिंग प्लस एनकरेजिंग बिजनेस रिस्क असेसमेंट्स, हैविंग अ राइट पीपल एंड राइट स्किल फॉर जॉब्स। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सपोज अगर मान लीजिएगा एक पर्सन जिसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मान लीजिएगा लाइक वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, आई मीन व्हाट, हाँ उसकी बैकग्राउंड एजुकेशन है इंजीनियरिंग, ठीक है, और आपने उसको जो डिपार्टमेंट दे रखा मार्केटिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जिस जॉब की स्किल्स, जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, उसे स्किल्स के अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए। तो हमने यहां पे 3 पॉइंट सीखे हैं। फर्स्ट रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, सेकेंड है लेजिस्लेशन, थर्ड है मैनेजमेंट एनवायरमेंट, फोर्थ वन इज बोर्ड स्किल्स। अब बोर्ड स्किल्स का मतलब क्या है, आप देखिए बोर्ड जब आपके पास, आपकी बोर्ड में ना कॉम्पिटेंट बोर्ड होना चाहिए। कॉम्पिटेंट बोर्ड का मतलब आज मेरा कंपनी जो है, उस कंपनी के अंदर मेरे बोर्ड डायरेक्टर के पास फाइनेंशियल स्किल्स होनी चाहिए, या ना वट लीगल स्किल्स होनी चाहिए, उसे गवर्नमेंटल रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी वो बोर्ड एक सही डिसीजन ले पाएगा। तो बोर्ड स्किल्स का मतलब समझ रहे हैं यहां पे, टू बी एबल टू अंडरटेक इट्स फंक्शंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, the board must possess what necessary blend skills like qualities, skills, knowledge and experience. Each of directors should make a quality contribution. अब आप जानते हैं 5 डायरेक्टर है कंपनी में, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे डायरेक्टर एक ही जैसे हो सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर होंगे तो बोर्ड काम नहीं कर पाएगा। क्या होगा, डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक क्यों आ जाएगा, सपोज पांचों के पांचों है ना फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, अब ये फाइनेंस एक्सपर्ट जब भी कोई डिसीजन लेने पे जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा डिसीजन के अंदर। तो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट बोर्ड होना चाहिए, फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी हो, आईटी एक्सपर्ट्स भी हो, अगर आईटी की रिक्वायरमेंट है तो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी हो आपके पास में, प्रोडक्शन एक्सपर्ट्स हो, सेल एक्सपर्ट्स हो, तो ये इनका कॉम्बिनेशन जो होगा बेस्ट होगा। ये कॉम्बिनेशन जो हम बोल रहे हैं बोर्ड स्किल्स ना, इसलिए हम देखेंगे उनकी क्वालिटीज, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, लाइक ऑपरेशनल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज, कमिटमेंट टू एस्टैब्लिश लीडरशिप, फाइनेंशियल स्किल्स, लीगल स्किल्स, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब एक डायरेक्टर को मान लीजिएगा उसको गवर्नमेंटल रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, गवर्नमेंट ने नए जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आया, या गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिमिट्स में चेंजेस किए, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या क्या आ रहे हैं उसे पता होना चाहिए। तो हम बोर्ड स्किल्स की तरफ ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कुछ खास बातों को, क्या बोर्ड के पास कॉम्पिटेंट बोर्ड होना चाहिए कंपनी के पास में, और कॉम्पिटेंट बोर्ड को हम कंसीडर करेंगे कैसे, उसकी क्वालिटीज पे, स्किल्स पे, नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे। और एक किस फॉर्म में हो सकती है, फाइनेंशियल स्किल्स की जरूरत पड़ती है कंपनी में, लीगल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल स्किल्स की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक है, एंड गवर्नमेंटल या रेगुलेटरी चेंजेस क्या है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। 4 पॉइंट हमने याद किए हैं, वापस से रिवाइज कर रहा हूं। रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, सेकेंड हमने डिस्कस किया लेजिस्लेशन, थर्ड हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, फोर्थ हमने डिस्कस किया बोर्ड स्किल्स एंड बोर्ड अपॉइंटमेंट, फिफ्थ वन इज बोर्ड अपॉइंटमेंट। अब देखो जब भी हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे होते हैं दोनों बातें कंसिडर की जाती हैं, अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट। जब भी कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट हो रही है तो हम उसे बोलेंगे क्या, नया डायरेक्टर ज्वाइन करे अपॉइंटमेंट। जो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है हम उसे वापस से अगर अपॉइंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे री अपॉइंटमेंट बोलते हैं। बट क्या री अपॉइंटमेंट ऐसे ही हो जाता है जी, एवं तो नहीं होता।
क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाती है, क्या ये पर्टिकुलर पर्सन जो हमारी कंपनी के बोर्ड में है, क्या ये कॉम्पिटेंट है, क्या ये एक्सपीरियंस्ड है, क्या ये कंपनी के लिए बेस्ट सुटेबल पर्सन है, इसको कंसीडर किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा, जब ये कंसीडरेशन की बात होगी तो दो रिक्वायरमेंट पूरी होनी बहुत जरूरी होती है। क्या, एक तो स्टैचुरी, भाई स्टैचुरी का मतलब जानते हैं ना, लॉ बेस्ड, कानून क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, सेबी एक्ट लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्या क्या हुआ है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों बातें जरूरी हैं। अपॉइंटमेंट या रिपॉइंटमेंट की हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर अच्छी बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलना चाहते हैं कि वो लॉ की रिक्वायरमेंट भी पूरी करते रहे प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव भी। जब लॉ की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है तो हमको पता होना चाहिए कि मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। अगर वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना का नेसेसिटी है तो स्टैच्यूटरी रेगुलेशन बन गया तो वो पूरा होना जरूरी है। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि कंपनी को रन भी करवाना है तो ऐसा भी चाहिए कि सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है ऐसा नहीं करना है, वो ऐसा भी हो जो ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करता हो, मतलब स्किल बेस्ड भी हो। ऑलराइट, यहां पे कुछ जो हाईलाइट किया मेरे बच्चों, सिर्फ आपको उन पॉइंट्स को लर्न करना है, ठीक है, समझ के, पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। कहता है टू इंश्योर दैट द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल आर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड फिल्ड ओनली आफ्टर मेकिंग द एक्सटेंसिव सर्च। आप जानते होंगे एक्सटेंसिव सर्च के लिए एमसीए भी डेटा प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स यहां डेटा बैंक में उन पर्टिकुलर पर्संस के डेटा को अपलोड किया जाता है और कंपनीज यहां से भी एसेस करता है उनका डिटेल, फिर यहां से भी उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। सेकंड, आगे हम देखते हैं, अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म शुड सैटिस्फाइड व्हाट, स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, ये भी आप देखना बहुत जरूरी है। प्लस ऑल न्यू डायरेक्टर्स should be provided with a letter of appointment setting out their duties and responsibilities। आज एक पर्टिकुलर नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उस डायरेक्टर को पता होना चाहिए भाई कि मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ऑलराइट, कैसे पता लगेगा, जब आप उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे। तो हम दो बातें याद रखेंगे, कॉम्पिटेंट बोर्ड होना चाहिए, पर्सन इन द यू नो व्हाट, जो भी पर्सन का अपॉइंटमेंट हो रहा है इन द बोर्ड, दिस पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट। मैंने जैसे बताया था कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंपैरेटिवली नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन हो रहा हो दोनों में, कॉम्पिटेंट बोर्ड होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स वाले बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए। ऑलराइट, दूसरा हमने कहा कि ये दो रिक्वायरमेंट को पूरा जरूर करे, स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। थर्ड हमने बताया कि अगर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जब उसको देंगे, जब आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे तो क्लियरली मेंशन करें उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ऑलराइट, इतना ही समझेंगे, बाकी आप चाहे डिटेल पढ़ सकते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी नया डायरेक्टर ज्वाइन करता है तो उसको फैमिलियर करते हैं, फैमिलियर करना होता है विद द कंपनी, भाई कंपनी का यू नो व्हाट कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जिसे बोलते हैं, कंपनी के यू नो व्हाट इंटरनल मींस उसको फैमिलियर करना पड़ता है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ में उसको फैमिलियर करना होता है, तो ये उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ऑलराइट, 5 पॉइंट याद किए हमने। रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, सेकेंड जल्दी, लेजिस्लेशन, थर्ड मैनेजमेंट एनवायरमेंट, फोर्थ बोर्ड स्किल्स, फिफ्थ बोर्ड अपॉइंटमेंट, and then the next one is board induction and training। इंडक्शन एंड ट्रेनिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। वापस सुनना, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कैसे होगा, उन्हें एजुकेट करके, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके। सर एजुकेट करके मतलब जब भी कोई नई रिफॉर्म्स आती हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, नए रेगुलेशंस आए हैं, ऐसे केसेस में क्या करना होता है, बोर्ड की आपको क्या करना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, ताकि बोर्ड उन सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी के साथ में या न्यू अपडेट के साथ में क्या हो सके, फैमिलियर हो सके। ऑलराइट, तो यहां हम क्या करेंगे, द डायरेक्टर मस्ट हैव व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, ऑफ द कंपनी बिजनेस। नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी चैलेंजिंग बीइंग फेस्ड बाय द बोर्ड, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज क्या है, फॉर एग्जांपल जिस सेक्टर में आप वर्क कर रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इट, अगर आप मान लीजिएगा एक फैशन इंडस्ट्रीज में आपकी कंपनी, किसकी, फैशन इंडस्ट्रीज की, वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स बनाती है, या आपकी कंपनी जो है वो लाइक सपोज आईटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का कैसा होता है, बहुत स्पीड से रिफॉर्म होती है। इन दैट केस क्या होना चाहिए, वो डायरेक्टर जो होगा उसको चेंजेस के बारे में, क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस चैलेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी बदलेगा, सैमसंग है, एप्पल है, अब इनमें दोनों कंपनीज में झगड़ा किस बात का है, टेक्नोलॉजी को लाने का। तो एक कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में, दूसरी कंपनी अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उन्हें अपडेट होना जरूरी है। वो अपडेट कैसे होंगे, जब उनका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट करने में क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग करना होगा। ऑलराइट, नाउ देखिए, कंटिन्यूअस एजुकेशन and professional development program is essential to ensure that the director remains abreast of all developments
एंड मे इम्पैक्ट योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर रिलेटेड ड्यूटीज। क्लियर है? पॉइंट की लैंग्वेज में याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, पॉइंट्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, डिटेल समझ में आनी चाहिए। बेसिक आप पकड़ जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज ड्राफ्ट करने में इजी रहेगा। ऑलराइट, इसलिए आज क्वेश्चन दिए आपको लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, ऐसी इंप्रूवमेंट होता है। तो पहला हमने क्या देखा? पहला पॉइंट रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड। सेकेंड लेजिस्लेशन, चीटिंग नहीं करना है, मॉड्यूल में मत दिखेगा। लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट एनवायरमेंट, बोर्ड स्किल्स, बोर्ड अपॉइंटमेंट, बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। देन बोर्ड इंडिपेंडेंस। हम जानते हैं कि बोर्ड जो है दो तरह से क्रिएट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिपेंडेंस के वर्ड यूज करते हैं तो हम यहां पे ये क्लियर करली मेंशन करते हैं कि कंपनी में एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव की कॉम्बिनेशन डायरेक्टर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंपनी में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए। तो बोर्ड इंडिपेंडेंस देखो कहता है एसोसिएटिंग sufficient number of independent directors. Independence of director would ensure that what? There are no actual and perceived conflict of interest. Independence का मतलब यहां पर देखो एक बात को बहुत ध्यान से समझना। एक डायरेक्टर है, दूसरे डायरेक्टर के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होता है, या एक डायरेक्टर के पीछे से बाकी डायरेक्टर पड़े हुए हैं, तो इज इट पॉसिबल कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है? नहीं। सपोज आई हैव ए आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, आई हैव एन आइडिया एंड आई जस्ट वांट टू यू नो व्हाट पुट दैट पर्टिकुलर आइडिया ऑन द टेबल of the boardroom, in the boardroom. In that case, what will happen? कि मेरे को भी अपनी बात रखने का पूरा हक हो, मैं अपनी बात को रख सकूं, सुना जा सके। अच्छा, ये पॉसिबल कब होगा? जब एक कंपनी के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, तभी पॉसिबल होगा कि वो देखेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज तो नहीं हो रहा। और याद रखिएगा हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का खास जो रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या होता है? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किस में? बोर्ड में, प्लस बोर्ड एंड द कंपनी and between the company and the shareholders. All right. Now, accordingly, a portion of board members should be independent of both management teams and any commercial dealings. अब समझो मैनेजमेंट टीम एंड कॉमर्शियल डीलिंग का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कि जब हम बोर्ड कोई डिसीजन ले रहा है तो एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस का मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर, यार मेरे को डिसीजन लेना पड़ रहा है। सेकेंडली, कॉमर्शियल डीलिंग, दोनों ही लेवल पे हम सोचेंगे। कॉमर्शियल डीलिंग मतलब एक डायरेक्टर को कोई बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा इसी बेनिफिट से, मतलब इंटर अपने बेनिफिट के लिए वो कर रहा है और दूसरे को पता है कि वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए विद द कंपनी। एट द सेम टाइम प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है सर? अगेन एक बार पॉइंट याद करेंगे। मैं चाहता हूं ये वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए, पॉइंट्स एटलीस्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए ऑलराइट स्टार्ट कीजिए फटाफट से। रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, सेकंड लेजिस्लेशन, थर्ड मैनेजमेंट एनवायरमेंट, बुक नहीं देखना है, मैनेजमेंट एनवायरमेंट, फोर्थ बोर्ड स्किल्स, फिफ्थ बोर्ड अपॉइंटमेंट, सिक्स्थ बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, सेवंथ बोर्ड इंडिपेंडेंस। नाउ द बोर्ड मीटिंग। अब आप लोग सब जानते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो कहां होते हैं? बोर्ड में, वो मीटिंग में होते हैं। तो ये जरूरी है कि जो डायरेक्टर कंपनी के हैं वो रेगुलरली बेसिस पे, जी हाँ, जब भी बोर्ड मीटिंग कॉल की जा रही है उस मीटिंग को अटेंड करें, और जब भी वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करें उनके पास एडवांस में ना एजेंडा होना चाहिए, ताकि वो तरीके से, मतलब पहले से एडवांस में प्रिपेयर कर सकें। अदरवाइज सोच के देखिएगा, आज आपकी बोर्ड मीटिंग है या मैं आपको आज अभी के अभी कोई नए टॉपिक के ऊपर सडनली आपसे कहूं टेस्ट होगा, आप प्रिपेयर हो पाएंगे? नहीं। आपको क्या होना चाहिए? आपको एडवांस में इंफॉर्म करना चाहिए ताकि आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। सेम बोर्ड मीटिंग आप डायरेक्टर रेगुलरली अटेंड करें, प्रोवाइडेड उन्हें एडवांस में एजेंडा दिया जाए ताकि वो एक साउंड डिसीजन ले सकें। ऑलराइट, नाउ डिवोट सफिशिएंट टाइम एंड गिव ड्यू अटेंशन टू मीटिंग obligation to meet the obligation, sorry, to meet their obligation. Now, and they attend board meeting regularly and preparing thoroughly before entering the boardroom. Increase the quality of interaction at the board meeting. This is very very important. Quality of interaction. एक डायरेक्टर ऐसे बैठा हुआ है, अब वो बोल रहा है कि वो पार्टिसिपेट करे कहां से? उससे जिस टॉपिक पे आज बुलाया आपने सडनली, उसने कोई रिसर्च नहीं करी, कोई डेटा एनालिसिस नहीं किया है, अब वो सडनली उसको टॉपिक पे बोलना है, हाउ इज इट पॉसिबल? वो कैसे बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना, क्योंकि उसके पास आपने उसको एडवांस में कुछ बताया ही नहीं है। तो कब अच्छा होगा? जब आप उसको सफिशिएंट टाइम देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर कर पाएगा और फिर बोर्ड में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, बोर्ड मीटिंग में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। नाउ the effectiveness of board meeting is depend on the carefully planned agenda and providing relevant papers,
मटेरियल्स। कब देना होगा? प्रायर टू द बोर्ड मीटिंग, या बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद में? नहीं जी, पहले दीजिएगा, ताकि मेरे पास प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, कंपनी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जा रहा है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं, कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो रहा है, कंपनी मर्जर एक्विजिशन या अमलगमेशन कर रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में एडवांस से पता होना चाहिए, ताकि हर एक डायरेक्टर एडवांस में ना क्या कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ताकि मैं इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके किसमें? बोर्ड मीटिंग में। सर, पहला पॉइंट रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, सेकंड लेजिस्लेशन, थर्ड मैनेजमेंट एनवायरमेंट, फोर्थ बोर्ड स्किल्स, फिफ्थ बोर्ड अपॉइंटमेंट, सिक्स बोर्ड इंडक्शन एंड प्लानिंग सॉरी ट्रेनिंग, एंड सेवेंथ बोर्ड क्या? इंडिपेंडेंस एंड बोर्ड मीटिंग। अब एक बात बताएं, छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करने के लिए, इतने सारे पॉइंट्स लग रहे होंगे, पर क्विकली याद करने के लिए आप बोर्ड वाले पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 से बोर्ड स्किल्स, देन अपॉइंटमेंट्स अगेन, देन इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंस, बोर्ड मीटिंग। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आप 2 मिनट के लिए भी सोचो तो वैसे याद हो जाते हैं। क्या क्या? स्किल्स, अपॉइंटमेंट, बोर्ड की स्किल्स, अपॉइंटमेंट, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंस एंड बोर्ड मीटिंग। ऑलराइट, 5 पॉइंट्स तो इजीली मिल रहे हैं वैसे। ना कोड ऑफ कंडक्ट, अब भैया कोड ऑफ कंडक्ट तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्या काम कैसे किया जाएगा, इसके एथिकल फ्रेमवर्क पहले से डिसाइड होना चाहिए, और ये हर एक एम्प्लॉय को कंपनी में पता होना चाहिए। देखो कहता है, इट इज एसेंशियल दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब, एक्सप्लिसिटली क्लियरली, साफ सुथरे तौर पर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए, प्रिस्क्राइब नॉर्म्स ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस। भैया क्या प्रैक्टिसेस अलाउड है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ब्राइबरी लेना अलाउ कर रखा है, नहीं, कोई ब्राइबरी अगर करता भी है, कोई घूस खा रहा है, कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, तो उसके खिलाफ कंपनी क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है, ये एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे एथिकल नॉर्म्स, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एंड द कोड ऑफ कंडक्ट आर कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न्ड एंड क्लियरली अंडरस्टूड एंड फॉलोड बाय ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोड ऑफ कंडक्ट पता होना जरूरी है। ऑलराइट, और आप देखेंगे स्ट्रैटेजी सेटिंग। स्ट्रैटेजी का मतलब समझते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्लस कंपनी का प्लान क्या है। स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग्स क्या है, और ये प्लानिंग में एनुअल प्लान भी होना चाहिए साथ के साथ में, कि कंपनी का एनुअल प्लान क्या है। लॉन्ग टर्म प्लान तो आपने डिसाइड किया होगा कि कंपनी को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहां देखना चाहते हो, बट स्ट्रैटेजी सेटिंग में आपको दोनों ही बात एस्पेक्ट कवर करनी पड़ेगी, और वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस कंपनी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कंपनी का जो स्पेसिफिक प्लान है वो, प्लस एनुअल प्लान। Objectives must be clearly documented. Document समझते हैं, in writing, in a long-term corporate strategy, including an annual business plan and with achievable and measurable performance. आपने डिसाइड किया है कि आप कंट्री के अंदर, इंडिया में आप अपनी 100 आउटलेट्स ओपन करेंगे विद इन 5 years, ठीक है। आपने 100 का टारगेट लिया कि आपके 100 आउटलेट्स बनेंगे। अब साथ के साथ आपको एनुअल प्लान देना पड़ेगा कि हम 5 अगर 100 आउटलेट खोलने की कोशिश करेंगे, तो एनुअली हम 20 आउटलेट्स हमारे खोल लेंगे। तो एनुअली आप 20 आउटलेट्स ओपन करेंगे अपनी कंपनी के, तो आपको पता होना चाहिए कि जब मेरी अलग अलग आउटलेट्स खुलेंगे 20, तो क्या ये एनुअली पॉसिबल हुआ नहीं हुआ। तो परफॉर्मेंस एवेल्युएट भी कर रही है, मेजर भी कर रही है। ऑलराइट, बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन। देखिए, कॉमर्शियली बिजनेस आप कर रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बट साथ साथ आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं, तो उन्हें भी आपको कंसिडर करना है। लेट्स सी, आइए देखते हैं। Commercial objectives and community service obligations should be clearly documented after the approval of the board. The stakeholder must be informed about the proposed and ongoing initiatives taken to meet the community obligations. Community का मतलब समझते हैं ना, जो हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां बनती हैं, मतलब हमारी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बनती है। देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रैपिडली बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑलराइट, अब हमने टोटल 11 पॉइंट यहां देखे हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करके देखते हैं। रोल एंड पावर ऑफ द बोर्ड, सेकंड लेजिस्लेशन, थर्ड मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, थर्ड मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, फोर्थ बोर्ड स्किल्स। अभी देखो, स्किल्स, बोर्ड अपॉइंटमेंट, बोर्ड इंडक्शन एंड प्लानिंग सॉरी ट्रेनिंग, बोर्ड इंडिपेंडेंस, बोर्ड मीटिंग। क्लियर यहां तक। फिर हमने क्या देखा इसके अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट, स्ट्रैटेजी सेटिंग, देन बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन। कोई दिक्कत यहां तक? आइए देखते हैं आगे, फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिपोर्टिंग। आप क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, यहां पर कैसे की रिपोर्टिंग है, 2 तरह की रिपोर्टिंग है। फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल क्वार्टर परफॉर्मेंस क्या है,
आपकी 3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस क्या आपको बतानी पड़ेगी कंपनी को, कि उसके बैलेंस शीट्स क्या क्या बोल रही हैं, अभी उसके पीएनएल क्या बोल रहा है। यहां दोनों एस्पेक्ट्स कवर करते हैं जब भी हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। जब हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कंपनी जहां पर भी फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, उसने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, उसने सेकंड यू नो व्हाट उसका क्वार्टर परफॉर्मेंस क्या रहा था, पीएनएल की पोजीशंस क्या है कंपनी के, ठीक है। जब हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ना, तो नॉन फाइनेंशियल का मतलब यहां पर किस सेंस से है कि कंपनी के अंदर ना मेरे बच्चों, मान लीजिए कंपनी मर्जर करने जा रहा है या कंपनी मर्ज एक्विजिशन करने जा रहा है, क्लियर है, कंपनी ज्वाइंट वेंचर करने जा रहा है, कंपनी नए पर्सनल्स को, नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने जा रहा है, तो क्या सी हो गई हमारी नॉन फाइनेंशियल। इन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन भी बोर्ड को टाइमली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो, बोर्ड रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, comprehensive, regular, reliable, timely, correct, relevant information in a form and a quality that is appropriate to discharge its functions, monitoring corporate performance. आप अपनी मार्कशीट को देखने के बाद, या जब हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं, अपने टेस्ट में मार्क्स को कंसीडर करने के बाद ही तो आप पता लगा पाते हैं ना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सेम यहां पर जब कंपनी परफॉर्म कर रही होती है तो डायरेक्टर्स लोगों को क्या करना होता है, रेगुलरली, देखो यहां वर्ड आया रेगुलर, इंफॉर्मेशन कैसी है, रिलायबल, मतलब ट्रस्टवर्थी हो, टाइमली एंड करेक्ट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बोर्ड को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, मॉनिटर कर सके कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। क्लियर? कैसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हो सकती है। अच्छा, क्या होता है समझो, ये प्रोसेस ऐसे चलता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, सीएफओ हैं, ये इंफॉर्मेशन या सीएस है, ये इंफॉर्मेशन जो कंपनी की एक्टिविटी होती है उसकी इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट फॉर्म में रेडी करते हैं, ये फिर बोर्ड को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर हो, टाइमली हो, करेक्ट हो, रिलायबल हो, ठीक है। देखो, रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव बट नॉट सो एक्सटेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए बट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो गई तो फिर आप रियली आप की पॉइंट की एक्टिविटीज है ना कंपनी की, वो कंसीडर नहीं कर पाओगे। यहां पे अगर है, रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव बट नॉट सो एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड एज टू हैम्पर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ की इश्यूज। कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, आपने लॉसेस के ऊपर एक पूरा डिटेल छिट्टा बनाकर रख दिया, पर लॉसेस के की इश्यूज आपने फाइंड आउट नहीं करे। क्या हो सकता है, आपने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं किया, आपकी कंपनी ने मान लीजिएगा बहुत सारे पेनल्टीज इंपोज हुई हैं उसके ऊपर, उसको बहुत सारा लॉसेस हुआ है, कंपनी को अप्रूवल्स नहीं मिल पा रहे हैं। हम अप्रूवल नहीं मिलने की पूरी कहानी सुना रहे हैं कि हमने इस डे पर अप्लाई किया, उसके बाद में ऐसा हुआ, फिर हमने डिपार्टमेंटल इशू राइज हुए। आप भी बताइएगा आपके साथ में ऐसा क्या ग्राउंड था जिससे या रेगुलेटर ने आपको अप्रूवल प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो ये कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव हो बट एक्सटेंसिव नहीं होनी चाहिए। बहुत एक्सटेंसिव होगी तो आप की इश्यूज को कंसीडर नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, नाउ एंड द रिपोर्ट शुड बी अवेलेबल टू द बोर्ड मेंबर्स वेल इन एडवांस टू अलाउ द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। और जो इंफॉर्मेशन है पहले बोर्ड के पास में एडवांस में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो एक्शन ले सकें। फॉर एग्जांपल, कंपनी को अगर रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं या कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस यूनिट को मान लीजिएगा लाइसेंस के अकॉर्डिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हमसे हो गई है, तो कैसे लाइसेंस के थ्रू हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। ये कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग डिसाइड करेगा। कंपनी फर्दर एक्सपांशन में जाने की कोशिश करना चाहता है, कंपनी को फंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए। क्या कंपनी के पास में इंटरनल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो क्या एक्सटर्नल रिसोर्सेज के थ्रू जनरेट किया जाएगा? ये सारी इंफॉर्मेशन एडवांस में अवेलेबल होनी चाहिए किसको? बोर्ड को, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। नाउ, मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस जब भी वर्ड यूज होता है, इसका मतलब ये यहां कहना चाह रहा हूं कि टाइमली, मतलब एनुअल बेसिस पर हम क्या करें कि बोर्ड जो हमारे 5-6 लोगों का जो भी हमने बोर्ड बनाया होगा कंपनी के अंदर, क्या वो सही और अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो दो तरह से होता है। एक तो ओवरऑल बोर्ड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि बोर्ड ने कंपनी को पिछले 2 या 3 सालों में कहां से कहां उसकी वैल्यू क्रिएशन करी है, या और साथ साथ में एक बोर्ड लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे। क्या एक 5 लोगों के बोर्ड में, जो कंपनी का बोर्ड है उससे 5 लोग हैं बोर्ड मेंबर्स, एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑलराइट, सो मॉनिटर करना है क्या? बोर्ड परफॉर्मेंस। बोर्ड मस्ट मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इट्स कंबाइंड परफॉर्मेंस। तो एक तो होगी बोर्ड लेवल पे, कंबाइंड का मतलब है बोर्ड लेवल पर,
and also on individual directors at periodic intervals using key performance indicators besides peer review. देखो यहाँ पे बोलता है कंपनी सेक्शन 13 mandates the board evaluation of a special class of companies. It means that you know what, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कंप्लीट एक बोर्ड किस तरह से वर्क कर रहा है. कई केसेस में आप देखिएगा जो कंपनीज के बोर्ड ने इफेक्टिवली वर्क नहीं किया है वहां कंपनी फ्लॉप हो गई. आई टुक द एग्जांपल ऑफ सत्यम, सहारा, यू नो व्हाट, किंगफिशर. सो देयर नंबर ऑफ कंपनीज जिनका बोर्ड ने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, वो उनका बिजनेस भी फ्लॉप हुआ. ऑलराइट. ऑडिट कमेटी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा, हम जानते हैं कि ऑडिट कमेटी की जो ऑडिट कमेटी कंपनी के अंदर होती है, आप जानते हो जैसे इसका एक इंटरनल कनेक्शन होता है विद द इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्लस मैनेजमेंट. ठीक है. अब ये करता है कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, उसको टाइमली कंसीडर करता है ऑडिट कमेटी. देखो कहता है दिस कमेटी इंटरलाइन विद द लाइसेंस फॉर लाइसेंस विद द मैनेजमेंट, इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर, रिव्यूइंग एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल and compliances with the significant policies and procedure, plus reporting to the board on the key issues. For example, आपने सुना भी होगा कि related party transactions हैं, तो हम कई बार उसके लिए एक omnibus approval लेते हैं जिसमें certain limits audit committee ऑब्जर्व करती है. प्लस ऑडिट कमेटी ये भी ऑब्जर्व करती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है. प्लस अच्छा, इंटरनल कंट्रोल पे मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले. प्लस यहां हम क्या कंसीडर करेंगे, कंप्लायंसेस विद सिग्निफिकेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड रिगार्डिंग द व्हाट की इश्यूज. यहां तक क्लियर है. अब मेरे बच्चों में देखता हूं कितना लोगों को याद है. पहला पॉइंट हमने देखा था रोल एंड पावर द बोर्ड, सेकंड हमने लेजिस्लेशन, थर्ड मैनेजमेंट एनवायरमेंट, फोर्थ बोर्ड स्किल्स, फिफ्थ बोर्ड अपॉइंटमेंट, सिक्स बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, सेवंथ हमने बोर्ड इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद हमने बात किया बोर्ड मीटिंग्स का, फिर हमने बोला कोड ऑफ कंडक्ट, स्ट्रैटेजी सेटिंग, वापस बोलो स्ट्रैटेजी सेटिंग. ऑलराइट. फिर उसके बाद हम लोग गए बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशंस, फिर हमने फाइनेंशियल ऑपरेशन रिपोर्टिंग को सुना, फिर उसके बाद में हमने जाके किसको सुना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद में हम पहुंचे सर बोर्ड की मॉनिटरिंग पे, तो मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस. प्लस उसके बाद हमने ऑडिट कमेटी एंड लास्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट. सी रिस्क का मतलब क्या होता है, कंपनी में रिस्क किस तरीके का है इसे आइडेंटिफाई करना होता है इन एडवांस. सो आप क्या करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट. जैसे अभी कोविड-19 के दौर में ये हुआ कि जैसे जैसे कि जिन कंपनीज को रियलाइज हुआ कि बिजनेस को ना अब डायरेक्टली बड़ा डिफिकल्ट की मार्केट प्लेस पे जाकर बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो बहुत सारी कंपनीज ने एडवांस में क्या किया, अपने बिजनेस को स्विच कर लिया ऑनलाइन मोड पे. इट मींस रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर उन्होंने ये भी कंसिडर किया कि ये प्रॉब्लम कब तक अराइज हो सकती है, तो कई कंपनीज ने तो क्या किया, कुछ बिजनेसेस को अपने ऑनलाइन शिफ्ट किया. अच्छा, ऐसा कब करते हैं, जब आपको पता हो कि ये रिस्क एसोसिएटेड है. फॉर एग्जांपल कंपनी को पता है कि कोई भी यू नो व्हाट, देखो दो तरह की चीजें समझना, रिस्क कंट्रोलेबल भी हो सकता है और अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है. कंट्रोलेबल मतलब विद इन योर लिमिट्स. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट. आपको लगता है कि कंपनी के जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट हैं कंपनी के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए. अगर कंपनी डेट्स पे ऑफ नहीं करती है तो कंपनी को क्या होगा, प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, इंसॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है, वो आईबीसी में उसकी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं. तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं. अनकंट्रोलेबल, कोई यू नो व्हाट डिजास्टर आ गया, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए, जैसे कोविड आ गया, तो पता है कि कुछ अनकंट्रोलेबल है. बट इनको एनालिसिस करने के बाद में समझना, हर जरूरी नहीं है हर बिजनेस के लिए रिस्क सेम तरह से ट्रीट होगा. जैसे अगर कोविड-19 में देखा जाए तो जो मेडिकल लाइन से थी, जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रेशर बढ़ा, लेकिन वो उनके लिए रिस्क को खत्म करने वाला नहीं था. वो रिस्क उनके बिजनेस खत्म करने वाला नहीं था, इवन नई अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा था. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो हमने एक और ऑब्जर्व किया कि ये कहीं ना कहीं दूसरे बिजनेस के लिए थ्रेटिंग बन गया. क्यों थ्रेट बन गया, उसका रीजन ये था कि जो कंपनीज ऑनलाइन या तो वर्क नहीं कर सकती हैं या जो कंपनीज मार्केट प्लेस में आके बिजनेस करेंगी, अब उनके लिए बहुत ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो गया सडनली सारा सेटअप चेंज करना. ऑलराइट. तो कुछ कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कराकर भी अपने वर्किंग को कंटिन्यू रखा, कुछ नहीं कर पाई. तो रिस्क को क्या हमेशा क्या करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है. पहले ये समझा जाता है कि वो रिस्क आपकी रिस्क है भी या नहीं है, फिर उस रिस्क को एनालाइज किया जाता है, देन उसका फिर ट्रीटमेंट होता है. बोला ट्रीट करना. तो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करेंगे. यहां कहता है देयर शुड बी अ क्लियरली एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्क, एनालाइजिंग द रिस्क एंड ट्रीटिंग द रिस्क. तीन स्टेप्स में लेते हैं. क्या, आइडेंटिफाइंग द रिस्क,
एनालाइजिंग द रिस्क एंड ट्रीटिंग द रिस्क, क्योंकि पहले तो ये बताऊं चाहिए वो रिस्क आपके लिए रिस्क है भी नहीं है, ठीक है। एंड विच कुड प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम इफेक्टिवली अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर पता होगा तो कंपनी क्या कर सकेगी, अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करना चाहती है पर उसको पता है ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व है तो सब बची रहेगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, कई सारी एनबीएफसीज को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ गई थी जब उन्होंने एक्सेसिव लोन दिए बांटे। अब प्रॉब्लम क्या आया, उन्हें पता लगा कि सेक्टर में क्या हो रहा है, कोविड आ रहा है, तो कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बिजनेस फ्लॉप होने की वजह से अब उनका मनी वापस नहीं कर सकता है। तो उन्होंने एडवांस में इस बात को समझा, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी उसमें रिलैक्सेशन देना स्टार्ट किया कई सारी कंपनीज को। तो हम जानते हैं कि हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या, रिस्क, एनालाइज द रिस्क एंड ट्रीट द रिस्क। नाउ appropriate control pressure in the form of risk management plan must be put in the place to manage the risk throughout the organization। और अब आप क्या होना चाहिए, अगर ऐसा कोई रिस्क राइज होता है पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क एनालाइज करेंगे, ट्रीट करेंगे, ये एडवांस में करना है, ठीक है। रिस्क कुछ हो ही गया फिर क्या करोगे, समझो, फिर मैनेजमेंट का मतलब क्या रहेगा, वो मैंने बोला ना अनकंट्रोलेबल सिचुएशन होगा। तो आपको क्या करना होगा, जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो एक आपको उसके लिए एडवांस में एक प्लान रेडी करना पड़ेगा ताकि कंपनी क्या है एक्सप्रेसली इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, यहां तक का। अच्छा, यहां ना एक बड़ी प्यारी सी बात बोली गई है, इसको मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के लिए, मैं भी आपको बता भी रहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली डील किसमें करता है, लॉज, प्रोसीजर्स। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब मैंने बताया था, गवर्नेंस मींस गाइड लाइंस, गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस किस रिलेटेड किससे होंगी, लॉज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस एंड इम्प्लिसिट रूल्स दैट डिटरमाइन द कंपनी एबिलिटी टू टेक इन्फॉर्म्ड मैनेजरियल डिसीजंस with its complement in particulars like shareholders, creditor, customers, state and employees. All right? और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो ग्लोबली एक्सेप्टेड का मतलब अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिजनेस करने जाते हैं तो वहां पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस गाइडलाइंस हैं, कॉर्पोरेट गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करना होगा। वो रिलेटेड किससे होंगी, लॉज से, प्रोसीजर से, पॉलिसीज से। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। हमने पर इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है, टॉपिक छोटा ही रखे हैं आप लोगों के लिए आज, क्योंकि सेकंड टॉपिक के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एजेंसी थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी। चारों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल में डिस्कस करूंगा, एजेंसी थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियां वर्क करता है, शेयर होल्डर थ्योरी के बारे में बताएंगे कि शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देन हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, स्टेक होल्डर मतलब गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है भाई, हम ये नहीं कहते सिर्फ कंपनी का बनाने का पर्पज फॉर द ऑल टाइम बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स, कंपनी को सिर्फ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। स्टेक होल्डर्स जो है गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय, कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी मैनेजमेंट को सोचना होगा। ठीक है, आई मीन सोचना चाहिए, आपको सोचेंगे। ठीक है, स्टूवर्डशिप के अंदर समझेंगे कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टूवर्ड के अंदर एक ऐसा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जहां पे हम केयर टेकर का बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट आ रहा है इसका, जो यहां आ ही गया है समझेगा, उस पे ऊपर उसका डिस्कस करेंगे ताकि आप पहले इस टॉपिक को फटाफट से लर्न करके याद कर लें, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। और फिर याद रखिएगा जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर आपने पढ़ लिया है, मेनली से सुनने के बाद में दोनों को फटाक से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एक बार अच्छे से कमांड आ जाए। और फिर इसी सेक्शन में मतलब पार्ट थर्ड के अंदर मैं आपको कुछ 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा और थर्ड पार्ट के लिए रेडी हो जाइएगा।